नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हमने एक सेशन किया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस कंटेक्स्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का एक डिटेल्ड लेक्चर मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि किस प्रकार से एनसीईआरटी के जो हम पढ़ते हैं ना, हमको पढ़ते समय बहुत आसान लगते हैं बेसिकली। टीजीटी सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, वो भी सारी नहीं, अलग अलग विषय वार। अगर आपने इसके बारे में नहीं समझा है तो मेरे पिछली 2 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि कौन सी एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ना चाहिए और किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। तो पिछला एक क्वेश्चन पेपर था, उसके 25-30 क्वेश्चन आपको दिखाए थे और फिर वो चैप्टर्स बताए थे कि किन चैप्टर्स में से क्या आया है। इवन क्वेश्चन को देख के बताया था कि ये चैप्टर किस किस किताब से और किस पार्ट से आया है उस किताब के। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी क्वेरी ये रहती है कि अच्छा इसमें तो पढ़ लिया, अभी क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, या ये तो पढ़ते समय बहुत इजी लग रहा है, इतना सा आसान कैसे कुछ आता है, पेपर तो बड़ा टफ आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक प्रकार से आप लोगों को देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन का, सोशल साइंस का, टीजीटी सोशल साइंस का एक प्रकार से चैप्टर नंबर या क्लास नंबर 1 कह लीजिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी को वाकई में कैसे पढ़ा जाता है वो भी आप देखेंगे, कैसे डिस्कशन में लिया जाता है और क्या ही क्रूर क्वेश्चन बन सकते हैं एक सामान्य सी किताब से। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं बेसिकली वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमी वैसे भी बच्चों को बड़ा डर लगता है और डरना भी चाहिए। इकोनॉमी और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 वो सेक्शन है जहाँ लीस्ट स्कोर किया जाता है एस्पिरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, ठीक है। इसमें मैंने 10th क्लास के चैप्टर लिया और उसको किस प्रकार से हमें पढ़ना है और उससे क्वेश्चन फ्रेमिंग करने हैं। जब आप प्रश्नों को निकालने लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप एप्लीकेशन लेवल पे जा चुके हैं। आपको पता होगा किसी भी स्तर पे जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो परीक्षा का जो परीक्षा पत्र, क्वेश्चन पेपर जो डेवलप होता है उसमें 4 भाग होते हैं ना। सबसे जो बेसिक लेवल होता है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन, उसके बाद सबसे उत्कृष्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, है ना, जिसको आप परंपरागत रूप से कठिन प्रश्नों की श्रेणी में कहते हैं। तो जब आप चैप्टर पढ़ने के बाद उसके जिस्ट को समझते हैं और फिर उसमें क्वेश्चन पुटअप करने लगते हैं या पहचानने लग जाते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो समझ लीजिए कि आपकी वो टॉपिक तब जाके वो पूरा माना जाएगा। आज का अगर हम टॉपिक देखें तो ये कक्षा 10 का होगा, क्लास 10 की एनसीईआरटी का एक रैंडम चैप्टर मैंने ऐसे ले लिया, रैंडम चैप्टर है ना, इकोनॉमी का। और ये आपके अगर देखें तो 11 में भी दिखेगा, 12 में भी दिखेगा, इसलिए मैंने सिग्निफिकेंस वाला चैप्टर लिया है जिसका नाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। है ना, अगर इंग्लिश में बोले, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा, तो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था कितने स्वरूपों में या कितने क्षेत्रों के रूप में मुख्य रूप से बटी हुई है, इसके बारे में बहुत सा बेसिक सा चैप्टर लगेगा देखने में, आपको निश्चित रूप से बेसिक सा लगेगा। आपने पढ़ा होगा ना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वही तो है ये, है ना। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ, किस तरह से इस चैप्टर को एक्चुअली लक्ष्य है कि किस तरह से आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं और यहाँ से देखिए कितने सिग्निफिकेंट हम क्वेश्चन बना सकते हैं और बनाते हैं। इस चैप्टर में ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स हैं कि आपको लगेगा कि हाँ एक बार सोचना पड़ेगा, और आपके सामने मैं क्वेश्चन भी पुटअप करूंगा। अंत तक जरूर 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 इसको देखिएगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। ये चैप्टर इस तरह की जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये बहुत लोगों के पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगे आप लोगों को, है ना, सिर्फ एनसीईआरटी का नाम लेके। लेकिन एनसीईआरटी एक्चुअली पढ़ाई कैसे जाती है सोशल साइंस के लिए, हम देखते हैं। चलिए मैं चैप्टर खोलता हूँ आपके आगे। इसमें मेरा लक्ष्य ये है कि आप लोगों को ताकि आदत पड़े कि किस तरह से हमें चैप्टर्स को रेडी करना है। इंडियन इकोनॉमी की क्लास 10th का ये चैप्टर आप लोगों के सामने लगा हुआ है एनसीईआरटी का। अब इसमें देखो इस चैप्टर, इससे कितने कठिन कठिन और बढ़िया आसान से आसान क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसमें अलग अलग क्षेत्र दिखाए गए हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करती हुई कुछ इमेजेस आपको दिख रहे होंगे कि एक शॉप की दिख रही है, ये फसल उत्पादन कर रहे हैं, ये ईंट का निर्माण हो रहा है, या ये कुली का काम कर रहे हैं, पोस्टमैन है, क्या कुछ चीज़ें डिपिक्ट हो रही हैं। हर कोई ना कोई काम कर रहा है और सबका हमारी अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई योगदान है, कहने का मतलब ये है। और हमें बात आती है यहाँ से, भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से परंपरागत रूप से 3 भागों में हम लोगों को बांटना होता है, और वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो जो चैप्टर है वो अपनी शुरुआत कर रहा है प्राथमिक सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर ही क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये सबसे नज़दीक है नेचर के। अब बात आगे नेचर की, तो यहाँ से चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राथमिक संसाधन, अब पहला टॉपिक ही देख लेते हैं कि प्राथमिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः, न कि पूर्णतया,
प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। ऑफ कोर्स, अब देखिए ये कितना डिटेल में जा रहे हैं। अब आपको ना जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज़ लग रही है, ठीक है, प्राकृतिक उत्पाद। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में किसको बोला जाता है? प्राइमरी क्षेत्र उसको बोला जाता है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी चीज़ का उत्पादन हो जा रहा है और वो खुद एक नेचुरल प्रोसेस है एक प्रकार का, है ना। इसमें जरा ध्यान से पढ़िए। अब जैसे एग्जाम्पल हमें देखने बहुत जरूरी है ना। इसमें पेशेंस बनाए रखिएगा, आपको लगेगा कि कैसे क्या चल रही है। अब देखिए क्या एग्जाम्पल दिया हुआ कि कपास के निर्माण में वर्षा का, सूर्य का, प्रकाश का सबका उपयोग हुआ है, तो कपास एक प्राथमिक उत्पाद है, प्राइमरी प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन क्या होगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उत्पाद है ना। ऑप्शन आ जाएगा कपास, ऑप्शन आ जाएगा गुड़, है ना, ऑप्शन 2-3 और आ सकते हैं। तो अब इसमें इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि वो सारे उत्पाद जो नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करके हुए हैं, है ना, उनको प्राथमिक उत्पाद की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसी प्रकार डेयरी उत्पादन, है ना, जैसे पशुओं की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, जो उनका डेली एक्टिविटी है, उससे ही जो उत्पादन है, तो नेचुरल है तो जैसे दूध निकालना एक नेचुरल प्रक्रिया है ना, तो डेयरी या उनसे चारे से रिलेटेड जो कार्य है, तो ये सारा क्या है, ये प्राकृतिक उत्पाद है। ये दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद हो गया। इसी प्रकार हमारे पृथ्वी के अंदर जो खनिज, अयस्क जो हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, वो भी क्या है, प्राथमिक उत्पाद हैं, है ना, जो जमीन के अंदर है। जब हम इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उस क्षेत्रक को, जिस क्षेत्र में वस्तु का निर्माण हो रहा है, उसको प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं। मतलब जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर लेते हैं, है ना, तो वो सेक्टर, वो जो प्रोडक्ट है वो किस सेक्टर का कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर का कहलाता है। प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर ये पहला, प्राइमरी मतलब पहला, बिल्कुल प्रथम चरण, मतलब जो नेचर से बिल्कुल कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली नेचर से ही हमको प्रोडक्ट डेवलप हुआ है। जैसे बता दिया कृषि संबंधित कार्य हैं, है ना, वो बीज बोया, उसमें से नेचुरल एक्टिविटी की कुछ, जैसे आपने बेसिक प्रोसीजर्स की बात, आपको नेचुरल एक्टिविटी से ही वो फल आपको मिल गया या वो अनाज आपको मिल गया। इसीलिए कृषि, डेयरी उद्योग या फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, इन सब को क्या बोला जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक बोला जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी प्रिपरेशन के लैंग्वेज में कि अर्थव्यवस्था के वो प्रोडक्ट्स, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था में वो सारी चीज़ें जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, डेयरी फार्मिंग से जुड़ी हुई हैं, डेयरी उद्योग से जुड़ी हुई हैं या फॉरेस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो सारे किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। बहुत साधारण सी भाषा में तो कृषि और वनों से संबंधित जो भी कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हम प्राथमिक की बात कर रहे हैं, है ना। अब कहोगे कि कृषि की डेफिनेशन क्या है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज जाएंगे। कृषि मतलब कृषि प्लस पशुपालन, है ना, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री। तो पशुपालन और कृषि को मिला के कृषि बनता है और उसके साथ फॉरेस्ट की एक्टिविटी। तो उससे आपको जो भी डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। जैसे कि आपको ये फसलों का निर्माण हो रहा है ना, गन्ना ले लिया, है ना, गन्ने ईख ही ले ली, उसका यूज कर लिया, वो सारा क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का आ गया। ठीक, अभी हम इसको हल्के हल्के ग्लिम्स ले रहे हैं। अब आ गया द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर क्या आ गया, अभी आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। अभी ना पहले का अपना जो पूर्व ज्ञान है इसे रोके रखना आप। द्वितीय क्षेत्र किसे बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी से इंड्यूस हुआ हो, जो प्राइमरी से इंड्यूस हुआ हो, है ना, प्राथमिक से जो डेवलप हुआ हो। तो अब मतलब क्या, वो सारे प्रोडक्ट या वो सारे उत्पाद जो प्राथमिक सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उनसे जो डेवलप हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब प्राइमरी क्षेत्र के जो उत्पाद हैं वो जब वो कच्चे माल के रूप में यूज होके और किसी नई चीज का निर्माण हो जाए तो उस सारे उत्पादों को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्रक या सेकेंडरी प्रोडक्ट या सेकेंडरी इकोनॉमी हमारी है, सेकेंडरी सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। जैसे आटा है ना, आटे से आपने ब्रेड बना ली, तो ब्रेड आपका ना कहाँ बनी, ब्रेड आपकी कारखाने, आटा गया कारखाने से आपकी ब्रेड निकली। तो यहाँ आटा क्या है, कच्चे माल के रूप में यूज़ हुआ है, मतलब गेहूँ जो है कच्चे माल के रूप में यूज़ हुआ है और जो उसका प्रोडक्ट बना है वो ब्रेड बनी है। तो ब्रेड आपका क्या हो गया, ये सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर हो गया। जैसे गन्ना हो गया है ना, गन्ने से आपने गुड़ बना लिया, चीनी बना ली, ये आ गया सेकेंडरी सेक्टर में। इस केस में क्या है, इस केस में जो कच्चा माल है वो प्राइमरी है, उस कच्चे माल से आपने जो नया माल बनाया है ना वो सेकेंडरी। मतलब लोह अयस्क, आयरन ओर जमीन से निकाले, उनसे आपने गाटर, हमने टी आयरन, ये बड़े बड़े आपने गेट्स ये सब बना दिए, वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। तो जब
प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में यूज करके सेकेंडरी सेक्टर के तहत प्रोडक्ट डेवलप कर दिया जाए तो वो सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत ईजी है ये। इसमें मेरे ख्याल से हम जितना ज़्यादा अगर समझेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन होगी। अब इसको हम पढ़ते हैं। देखो, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है ना। अब देखो, यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, प्राइमरी सेक्टर में प्रकृति से उत्पादित होती हैं। पहला ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। अब ऊपर की लाइनें बता दूं, यहाँ एक वर्ड आपने देखा विनिर्माण। विनिर्माण किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। विनिर्माण का क्या अर्थ है, इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग का क्या अर्थ है ना। मतलब जब किसी कच्चे माल से, मतलब किसी रॉ मटेरियल से नया प्रोडक्ट बनाया जाए तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग या हिंदी में विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। इससे जितने कंपनी, कारखाने, फैक्ट्रियाँ हैं ना, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कपास का यूज़ करके आपने शर्ट बना ली, कपड़े बना लिए, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा वो। कपास प्राइमरी था, प्राकृतिक था, प्राथमिक सेक्टर था, उस कपास का उपयोग करके शर्ट बना ली, विनिर्माण उद्योग कहलाएगा वो। और जो प्रोडक्ट बना वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मार्केट या द्वितीय क्षेत्र का प्रोडक्ट कहलाएगा। तो शर्ट क्या हो गई, सेकेंडरी मार्केट, और हमारी कपास क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी हमारा क्षेत्रक हो गया। समझ के बात को। अब इसके एग्जांपल्स खूब सारे दिए हुए हैं, एग्जांपल्स यहाँ से आप ले सकते हैं। अब हम चलेंगे तृतीय की ओर, है ना, कि तृतीय क्या होता है। देखिए, देखो क्या बोल रहे हैं, अभी मस्त मस्त क्वेश्चन निकलेंगे। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, तीसरा समूह भी है, उसे बोलते हैं तृतीय के टर्सरी सेक्टर, जो प्राइमरी या सेकेंडरी का यूज करके। अब बोलोगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब तो इन्होंने चीजें डेवलप कर दी। अब इसको सर्विस के, इन प्रोडक्ट को जब सर्विस के रूप में यूज किया जा रहा है ना, जो सर्विस मतलब ऐसा हर साधारण भाषा में ऐसा हर कोई काम जो सेवा देता है, जिसके द्वारा सेवा दी जाती है, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। मान लीजिए आपने बिस्किट, आपने गेहूं से ब्रेड बना ली। अब उस ब्रेड को जो शॉप पे बेच रहे हैं, तो जो शॉपकीपर है वो जो कार्य कर रहा है वो सर्विस सेक्टर में आएगा, वो तृतीय क्षेत्रक हो गया हमारी अर्थव्यवस्था का। ठीक है। बाल काटने की जो सैलून है, किस कैटेगरी, मतलब हर वो व्यक्ति जो आपसे कोई पैसे ले रहा है, उसके बदले में आपको कुछ सर्विस दे रहा है, वो सब इसी सेक्टर में आ जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वर्तमान में ये, इस पर हम आएंगे अभी, है ना। अभी मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी की जिस्ट बता रहा हूँ, है ना, बहुत बेसिक्स, आपको पता होगा ये। लेकिन एनसीईआरटी में किस तरह से ये लिखी हुई है, ये बोल रहे हैं कि प्राथमिक द्वितीय के बाद एक और क्षेत्र है, वो है तृतीयक सेक्टर भी है। उपयुक्त दो जो सेक्टर हैं इनसे अलग है ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट या जो चीजें डेवलप हो रही हैं, वो अल्टीमेटली कैसे कस्टमर तक पहुंचे, कंज्यूमर तक पहुंचे, कैसे इसका डेवलपमेंट हो, ये कौन इंश्योर करता है, तीसरा क्षेत्र करता है ना। तीसरे क्षेत्र में मतलब रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, रेवेन्यू सर्विसेज के बदले जनरेट होता है। आप पैसा देते हैं, इसके बदले आपको सर्विस मिलती है ना। दूध का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब वो जो दूध बेचा जा रहा है किसी शॉप पे, है ना, जैसे अमूल उसको कर रहा है, तो वो सेवा क्षेत्र है। उसके बदले में आपको आपने कुछ पे किया, आपको सेवा मिली। जैसे कि आप होटल गए, है ना, आपने पैसा दिया, वहाँ स्टे मिला, आपको वहाँ फैसिलिटीज़ दी उन्होंने। आप किसी सैलून चले गए या किसी एडवोकेट की आपको आपने फी दी, उसके बदले उन्होंने आपको सर्विस दी। आप किसी होटल में गए, वहाँ वेटर ने आपको सर्विसेज दी, उसके बदले आप उनसे पे किया। तो ये सारे, तो जहाँ भी सेवा क्षेत्र लगे, है ना, जहाँ प्राइमरी सेकेंडरी जो चीज़ है उसका प्रयोग करके आपको सेवा के रूप में प्रदान की जा रही है, वो तीसरा सेक्टर आपका होता है ना। जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT सेक्टर सारा इसी में आता है ये, है ना। हर वो चीज़ जो सर्विसेज के रूप में प्रदान हो रही है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। हमारी वर्तमान की अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो लगभग 70% हमारी इकोनॉमी में तृतीय या टर्सरी सेक्टर जिसको हम कहते हैं, इसका ही रोल है। आज़ादी के समय हमारा पूरा देश ही गाँव का देश था। लगभग 6 लाख गाँव है हमारे देश में, तो उसमें लगभग लोग कृषि कार्यों में लगे रहते थे। आज भी लगभग 50% लोग कृषि कार्यों में हैं, तो कृषि ही मेन था। तो उसमें पहले आज़ादी के समय हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था वो सिर्फ 70% था। सेकेंडरी मार्केट था ही नहीं, कल कारखाने उद्योग धंधे थे ही नहीं। फिर धीरे धीरे चीज़ें शिफ्ट हुई, प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस हुआ, प्राथमिक क्षेत्र रिड्यूस हुआ, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर डेवलप हुआ, और आज टर्सरी सेक्टर डेवलप हो गया सबसे मजबूती के साथ। अब देखिए इसमें अब आपको सेग्रेगेशन करना आ जाएगा। देखो यहाँ पे उसको पढ़ो। इसको एक मिनट, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त, अच्छा यहाँ से करते हैं। जैसे मैंने यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब देखो, जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों, ट्रेनों, परिवहन की जरूरत पड़ती है। सब सर्विस में आ गया। जो भी सर्विस कर रहा है, मतलब आपका सामान यहाँ समझ आ रहा है, सर्विस है। टर्सरी सेक्टर देखो,
प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरे से वार्तालाप या पत्राचार करना पड़ता है। ये सब किस में आते हैं? तीसरे सेक्टर में ही आते हैं, जहां अब सर्विस आपको मिल रही है। बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये सब तृतीयक गतिविधियों के एग्जाम्पल हैं। मतलब खेती वाला काम हो गया, उद्योग वाला काम हो गया। अभी जो फैसिलिटीज जिसको आप बोलते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रही है, वो सब बच्चे किस में आएगा? वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। देखो इसमें, देखो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, देखो सारे आ गए। सेवा क्षेत्र के कुछ अपरिहार्य सेवाएं भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि जो टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, सर्विस सेक्टर है। डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी, प्रशासनिक कार्य करने वाले भी, ये सब सेवा क्षेत्र ही में ही कंसीडर होते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ पे। अब देखो ये कितने एग्जाम्पल हैं। अब इसमें आपको बताना होगा, जरा 2 मिनट देख लेते हैं कि कौन किस सेक्टर को का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दर्जी किस में आएगा? टेलर, सेवा क्षेत्र तृतीयक में। टोकरी बुनकर, टोकरी बनाने वाला, किस में आएगा? फूल की खेती करने वाला, टोकरी बनाने वाला, टोकरी, ये सेकेंडरी सेक्टर। उनसे वो प्रोडक्ट, मतलब वो लकड़ियों से अलग टोकरी बना रहा है, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। नई चीज का निर्माण किया इसने। उसके बाद फूलों की खेती करना, प्राइमरी, खेती से जुड़ा हुआ है। दूध विक्रेता, दूध बेचने वाला, सर्विस सेक्टर। अब बहुत से लोग दूध है तो भाई प्राइमरी, जी नहीं, दूध का को बेच रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, जो दुकान के रूप में अगर उन्होंने खोल दिया, सर्विस सेक्टर। मछुआरा, प्राइमरी सेक्टर। मछली पालन, पशुपालन में मछली पालन आ गया, ध्यान देना। अब कितना डेंजरस क्वेश्चन है, लोग सोचेंगे सर्विस में आ सकता है, जी नहीं। मत्स्य पालन, फिशरी, जो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड मानी जाएगी, तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, है ना। पशुपालन में सारे कल्चर आ जाएंगे, वो सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हाँ, डेयरी फार्मिंग सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पुजारी सर्विस में आ गया। कुरियर बचना सर्विस में। दिया सलाई बनाने वाला, कारखाने में जो काम करने वाला लेबर किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा, द्वितीयक में आएगा, ठीक। महाजन सर्विस में आएगा। माली सर्विस में आएगा। फूलों की खेती करना प्राइमरी में, माली का जो कार्य कर रहा है सर्विस में। कुम्हार सेकेंडरी में, प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है वो। मधुमक्खी पालक प्राइमरी में। अंतरिक्ष यात्री टर्शरी में। कॉल सेंटर का कर्मचारी टर्शरी में, मतलब तृतीयक में। समझ गए? तो इससे अब आपको अंदाजा लगा होगा कि ये तीनों सेक्टर आपस में इतना इंटरलिंक्ड है और उसमें कितनी बड़ी कंफ्यूजन हो सकती हैं, है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें हमें कई सारी, जैसे इसके ऊपर ये एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आए हैं परीक्षाओं में, इनके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए यहाँ देखें, तीनों क्षेत्रकों की तुलना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको पढ़ लोगे तो बात वही है। प्राथमिक सेक्टर, देखो पहले जो था प्राइमरी जो सेक्टर था वो रोजगार देने में ज़्यादा सक्षम था, बिकॉज और कुछ ऑप्शन ही नहीं था। आज भी हमारे जो जनसंख्या है उसका करीब करीब जो काम करने वाली जनसंख्या है, अब करीब 15 साल से लेके जो 60 साल के नीचे के लोग, वो ना कर्मशील जनसंख्या मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। 15 से नीचे और उधर 60 से ऊपर, ये डिपेंडेंट माने जाते हैं। तो इसके 50 से 55% लोग आज भी कृषि संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन प्राइमरी सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता जा रहा है, 15 से 16% होता जा रहा है। इसका मतलब क्या? जनता लगी हुई है, मतलब लोग लगे हुए हैं, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। इट मीन्स छिपी हुई बेरोजगारी वहाँ चिपकी हुई है। अब इसमें हम ये वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, बिकॉज इसमें ना बेरोजगारी की भी बात कही गई है। मतलब जितनी जनसंख्या उसमें लगी हुई है, जितने लोग उसमें लगे हुए, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। 55% लोग लगे हैं तो कम से कम 50% तो हमारी इकोनॉमी में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, तो मतलब कृषि कार्य, मतलब प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं लेकिन उसका वहाँ प्रोडक्शन कम है ना। इससे क्या है, एक किसी व्यक्ति का एक खेत है 5 बीघे, है ना, उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो भी उसी में काम करने लग गए। उस 5 बीघे के लिए वो व्यक्ति सफिशिएंट था, लेकिन अब वो 2 बच्चे जो हैं उसके, वो कहीं कुछ और ना करने की वजह से उसी में काम कर रहे हैं। एक्चुअली काम तो 3 लोग कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी नीड थी वो एक की थी, है ना। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? रियलिटी ये है। ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहां नीड एक व्यक्ति की है, काम 3 व्यक्ति कर रहे हैं जाने अनजाने में, है ना। तो वहां से प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, वो प्रोडक्शन एक व्यक्ति के लायक का ही है, तो वहां पे वो ये 2 लोग बेरोजगार माने जाएंगे। ऐसी बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी भी होती है, बेरोजगारी की ही अगर हम बात करें।
अगर किसी व्यक्ति को साल में 180 दिन से कम रोजगार मिलता है तो वो बेरोजगार माना जाता है। एक होती है छिपी हुई बेरोजगारी, जो बता दी प्रचंड बेरोजगारी। एक हो गई कि मौसमी बेरोजगारी, आज बेरोजगारी है कल नहीं है। जैसे कि फार्मिंग के टाइम पे बहुत से किसान फार्मिंग करते हैं, फिर कुछ टाइम खाली रहते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं होता। या जो मजदूर हैं फार्मिंग के टाइम पे या किसी खास टाइम पे उनको काम मिलता है, फिर कुछ टाइम तक वो उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे को मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। फिर वो कहीं और काम की तलाश में जाते हैं, है ना। और एक होती है खुली हुई बेरोजगारी कि भैया सारी क्वालिटी है फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो बेरोजगारी का मतलब क्या है, इसमें बेरोजगारी टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ। बेरोजगारी मतलब आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन हो, स्टिल आपको काम ना मिले, तो वो कहलाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, वो कहलाएगी बेरोजगारी। आप बीटेक हैं, बीटेक की डिग्री है और आप कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी। आप बीटेक नहीं है लेकिन आप बीटेक से रिलेटेड इंजीनियर की नौकरी खोजने जा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, फिर आप कहेंगे मैं बेरोजगार हूं, तो आप बेरोजगार कंसीडर नहीं होंगे। मतलब आपके पास वो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होने के बाद, सेट ऑफ स्किल्स होने के बाद भी अगर वो आपको चीज़ वो रोजगार आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो आप अनएम्प्लॉयड कंसीडर होते हैं, है ना। तो इसके ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जो हमारा इसमें बहुत डेफिशिएंट है, छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इसमें, उस हिसाब से प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा हमारी इकोनॉमी में। अब सेकेंडरी सेक्टर देखें तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा करीब 15-16% के आसपास है और ये लगातार इंप्रूवमेंट की ओर है। आज़ादी के बाद उस समय की तत्कालीन सरकारों ने पूरी कोशिश की कि इस सेक्टर को इंप्रूव किया जाए, जो हमारा द्वितीय सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है। इसीलिए विदेश के अलग अलग बड़े बड़े यूरोपीय देशों की मदद से हमने बड़े बड़े कारखाने लगाए, चाहे राउरकेला का हो, दुर्गापुर का हो, भिलाई, बोकारो, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, है ना, वो सारे इंडस्ट्रियल पूरे प्लांट्स लगे। इससे डेवलपमेंट आती है। एक फैक्ट्री अगर लगती है तो उससे चेन ऑफ डेवलपमेंट्स चीज़ें डेवलप होती हैं, है ना। उससे सर्विसेज सेक्टर भी जनरेट होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी जनरेट होगा, ट्रेड को फ़ायदा मिलता है। और तीसरा आ गया टर्सरी सेक्टर, जो हमारा तीसरा सेक्टर है, तृतीयक जिसे बोलते हैं। वो वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था को 70% के आसपास का एक प्रकार से बोलें तो हमारी कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में कर रहा है ना। अब इस बेरोजगारी में भी या एम्प्लॉयमेंट में भी अगर हम बात करें तो इन्होंने एक और चीज़ की बात कही हुई है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अगर रोजगार को देखें तो दो भागों में बांटा जा सकता है, संगठित रोजगार और असंगठित रोजगार। संगठित रोजगार मतलब ऐसा सेक्शन जहां प्रॉपर नियम कानून के साथ, प्रॉपर तरीके से सारे वेलफेयर के साथ रोजगार मिला हुआ, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज या ऐसी कंपनियां जो नियम कानून के साथ कार्य करती हैं कि ना, उसमें आपको प्रॉपर आपके वर्किंग आवर्स क्लियर होते हैं, आपको हेल्थ फैसिलिटी है, आपको एजुकेशन फैसिलिटी है, आपकी फैमिली के ध्यान रखने के लिए फैसिलिटीज़ हैं, हाँ, आपको घर मिल रहा है। इसमें मतलब कि सब कुछ चरणबद्ध तरीके से, आपको एकदम से हटाया नहीं जा सकता, आपसे अनैतिक कार्य नहीं कराया जा सकता, है ना। और एक होता है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मोस्टली ऐसे लोग जो लघु उद्योग या जो ऐसे उद्योग फैले हुए हैं ना अनऑर्गेनाइज रूप से, जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, जिसमें एम्प्लॉई की कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आज उसकी नौकरी कल नहीं है, उस एक ही पद पे अलग अलग सैलरीज मिल रही हैं, उसको फिक्स नहीं है कि उसको अगली सैलरी कब मिलेगी, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके परिवार की जो चिकित्सीय सुविधा वो सब उसको नहीं मिल रही है। तो मतलब ये सेक्टर कहलाता है असंगठित क्षेत्र, है ना। तो इसमें बहुत समस्याएं होती हैं असंगठित क्षेत्र। इसलिए आप देखें ना कि लोग सरकारी नौकरी के लिए क्यों जाते हैं, बिकॉज वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। लोग मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों नौकरी करना चाहते हैं, लोग क्यों गूगल में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, बिकॉज वो ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ सारे नियम कानून के तहत, जो भी विधि के द्वारा, जो भी कानून के द्वारा जो पारी जो चीज़ें हैं उसका फॉलो करके रोजगार प्रदान किया जा रहा है, और वेलफेयर के तहत उसमें जो व्यक्ति है उसका ध्यान भी रखा जाता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमें घूम के आते हैं कई सारे। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसमें इन्होंने ना ये भी सिखाने की कोशिश की, फुल ऑन तो नहीं सिखाया है, लेकिन इसमें वो जीडीपी के कंसेप्ट को भी लेके आ गए हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर को मिलाएं तो उसमें जीडीपी का कैसे निकालने का तरीका होगा। तो इसमें बताया गया है कि हल्का सा आइडिया दिया गया है, इसके लिए हमें 11वीं की इकोनॉमी भी साथ में पढ़नी पड़ेगी कि जीडीपी का कंसेप्ट कैसे निकाला जाता है। तो इसमें आपको तो पता होगा कि जीडीपी बेसिकली सकल घरेलू उत्पाद पूरे वर्ष भर में, है ना, पूरे वर्ष भर में देश की जो राजनीतिक और आर्थिक सीमा है ना, उसके अंतर्गत जितने वस्तुओं का निर्माण हुआ है उसके अंतिम मूल्य को अगर जोड़ दें तो वो उस देश की जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। मान लीजिए भारत देश है, भारत देश में पूरे साल भर में 1 लाख पेन का निर्माण हुआ, मात्र सिर्फ 1 लाख पेन का निर्माण हुआ, और हर पेन की कीमत है 10 रुपये। तो 10 लाख गुणा 10, है ना, फाइनल मूल्य उसका 10 लाख गुणा 10 तो 1 करोड़। तो देश की जीडीपी कितनी हो गई, 1 करोड़। मतलब सारे प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य वो जीडीपी कहलाता है ना। इसमें बहुत हल्का सा ग्लिम्स दिया हुआ था, ठीक है। तो जब आप इतनी चीज़ों को समझ जाते हैं एक पार्ट से, तो आपको लगेगा कि हाँ, इस पार्ट से मैंने चीज़ों को कंक्लूड कर लिया है और मैं इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हूँ। अब देखते हैं इसमें और क्या कुछ हमको नई चीज़ें मिल सकती हैं। अब ये वही समझाया जा रहा है कि अंतिम मूल्य किसे बोलते हैं, है ना।
देखो एनसीईआरटी का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको एग्जाम्पल्स बहुत देखने को मिलते हैं, वो इजीली हमको ना चीज़ें समझा देता है। मैंने थोड़ा सा और आपका समय बचाने की कोशिश की है, अदरवाइज़ तो आप ज़्यादा आपको लंबा लेक्चर मिल जाता है ना। अब ये बताया जा रहा है कि कब किस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट थी, वो मैंने आपको बता दिया। कैसे प्राथमिक सेक्टर का कितना योगदान था और आज कितना अंतर है ना। देखो ये ब्लू वाला ना हमारा प्राइमरी सेक्टर था, 1973-74 में करीब 40% था, आज हम कहाँ रह जा रहे हैं, 12-13%, 14% के आसपास। इसी प्रकार रोजगार में भी हिस्सेदारी, देखो अब रोजगार जो टर्शरी सेक्टर कितना बढ़ रहा है, ये दोनों लाल और हरा ना बढ़ना जरूरी है, लेकिन ये भी रोजगार तो देना, ये मतलब रोजगार तो दे रहा है लेकिन प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो रही बच्चे। ये यहाँ 30% लोग 70% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ 44% लोग 14% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये ध्यान दो प्रोडक्शन में। ये सारी खुली हुई बेरोजगारी, सारी बेरोजगारी आ गई, तो देखो कितने बड़े टॉपिक कवर हो रहे हैं। संगठित और असंगठित मैंने बता दिया। अब देखिए संरक्षण कैसे, वही सारे नियम कानून लागू किए जाए, उनके हितों की सोची जाए। अब आप, मैंने जो आपको पढ़ाया है इस चैप्टर को पढ़ के देखो, इसमें से क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि छूट सकता है और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड कल 10 क्वेश्चन दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप में उन क्वेश्चंस का वेट करना। अगर वो क्वेश्चन आपसे हल हो जा रहे हैं, इट मीन्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगर आप धुआं करेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने का मजा आएगा। इतना कंसेप्ट लेके अगर चलेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने का मजा आएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी की जबरदस्त सीरीज में आप लोग के आगे लेके आने वाला हूँ। इस चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीएसएसबी के टीजीटी सोशल साइंस और प्राइमरी की वैकेंसीज के लिए आपको कहीं भटकने की नीड नहीं होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।